आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। इसके मायने क्या हैं, इसके मुद्दे क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और डेफिनेशन। देखिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, उस ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। भले वो एक पार्टनरशिप हो, भले वो कंपनी हो, जो जो भी आपने रोजमर्रा का काम किया वो आप रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में करोगे, लेजर में करोगे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, ऐसे ऐसे। तो जो आपने रिकॉर्ड किया, जो आपने लिखा, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लिखा? जो क्राइटेरिया से लिखना चाहिए था उस क्राइटेरिया से लिखा गया है? जो गाइडलाइंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी हुई हैं, मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो जो पार्टनरशिप में चीजें लिखनी होती हैं जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कंपनी चला रहे हो तो कंपनी के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, क्या तुमने सब कुछ उसके हिसाब से ही लिखा है? जो फ्रेमवर्क तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किया गया है, क्या उसके मुताबिक सारा का सारा अकाउंट्स का काम उसके मुताबिक किया गया है? जब हम इस चीज को चेक करेंगे तो उस चेक करने के प्रोसीजर को ऑडिट किया जाता है। माने जो हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है? क्या वो वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए? इसको कहते हैं ऑडिट। देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा, आपने अपने क्या लेजर में लिखा, क्या जर्नल में लिखा, कैसे आपने बैलेंस शीट बनाई। दूसरी चीज होती है कि लिखना क्या चाहिए था स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको क्या लिखना चाहिए था। तो ये हो गई एक चीज और ये हो गई दूसरी चीज। क्या ये दोनों सेम है? वही लिखा है ना जो तुमको करना चाहिए था। अगर इन दोनों चीजों में कोई फर्क है, कोई अंतर है, मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट है, कुछ अलग लिख दिया, गलत लिख दिया, तो उसको रिपोर्ट करना, उसके बारे में बताना, इस चीज को हम ऑडिट कहते हैं। ठीक? जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा और जो लिखना चाहिए था, उस दोनों के अंतर को पकड़ो, उसको चेक करो। अगर तो मुताबिक है तो बहुत बढ़िया, और अगर कुछ अंतर है तो उस चीज को रिपोर्ट करो, उस चीज को चेक करो। इसी चीज को हम ऑडिट कहते हैं। ऑडिट क्या है? इंस्पेक्शन, चेक करना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। जैसे हम एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या आपके स्कूल में आप आंसर शीट लिखते हो और उसको वो यूनिवर्सिटी वाले इवैल्यूएट करते हैं ना, चेक करते हैं, उसी तरह से आपके अकाउंट्स के काम को चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। उस सारे सिस्टम को ही ऑडिट बोलते हैं। चेक करके हम ये पता करते हैं कि जो भी आपने लिखा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या वो सच्चाई है, क्या वो फेयरली एक्यूरेट है। बस ये है आसान से शब्दों में ऑडिट का मतलब। इफ द स्टेटमेंट्स विच यू हैव रिकॉर्डेड आर फेयर एंड एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड, क्या वो सही सही लिखी गई हैं, उनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, बस इसको क्या बोला जाता है? ऑडिट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑब्वियसली आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही लिखेंगे, जो जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं, जितना सामान आपके पास आया, जितना आपने बेचा, जितना मुनाफा हुआ, जो खर्चे हुए, इन सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई मतलब क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या ये सब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किया गया है। और जब हम ऑडिट करते हैं ना, तो एक साइंटिफिकली चेक किया जाता है आपकी किताबों को। ऐसा नहीं है कि बस एक नजर मार दी या कोई आया उसने नजर मार दी। नो 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 नो, एक इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ और साइंटिफिकली आपकी किताबों की जांच की जाती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम के साथ माने शुरू कहां से करेंगे? जर्नल से करेंगे, उसके बाद लेजर पे आएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस चेक होगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाएंगे। तो सिस्टमेटिक चेकिंग हो गई, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो गया,
आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और बाकी के भी नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, जितने भी रजिस्टर आपने बनाए हुए हैं उन सब की सिस्टमेटिक चेकिंग को ऑडिट बोला जाता है। तो ये जो ऑडिट वर्ड है ये आया कहां से? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है ऑडायर, जिसका मतलब होता है सुनना, टू लिसन। पुराने जमाने में बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कारोबारी काम जो थे वो कम होते थे, लोग भी कम होते थे, पॉपुलेशन भी कम होती थी, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कम होते थे। तो एक कर्मचारी उन ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस हियर मींस जो जो भी आपने लिखा है उस सबको पढ़ता था बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, और दूसरा कर्मचारी या दूसरा इंसान उसको सुनता था। तो जो सुनने वाला था वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन सुनकर बता देता था कि आपने स्पष्ट लिखा है, आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखी करी, आप जाने अनजाने में कोई भूल चूक तो नहीं हो गई अकाउंट्स बनाने में। तो जो सुनने वाला इंसान था वो सुनकर पुष्टि करता था कि भैया चलो सब ठीक है, तो वो ऑडायर, वहां से हमारा ये ऑडिट शुरू हुआ। लेकिन आज की बात अगर हम करें तो देखो जी, कारोबार ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा हो गई हैं, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो वो जो सुन के ऑडिट करने वाला सिस्टम है वो आज की डेट में नहीं चलता। आज की डेट में हमारा प्रेजेंट डे सिनेरियो में ऑडिट चलता है। हमने आपको बताया कि ऑडिट है क्या? चेकिंग है, वेरिफिकेशन है। किस चीज की चेक करना है आपने? सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं ना, उनके लिए एक सपोर्ट एविडेंस के ऊपर आपने चेक करना है। कैसे सपोर्ट एविडेंस? मतलब आपका वाउचर आएगा, आपने जो भी खर्चा डाला है ना, आपने जब आपका ऑडिटर आया और उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा तो उसमें जितने भी खर्चे डाले गए हैं उसका वो सपोर्ट एविडेंस लेगा, उसका वो लेगा कि भैया वाउचर है, उसका उसका बिल है, आपके खर्चे का इनवॉइस है, तो इसके आधार पर ही आपके सारे खर्चों की जांच की जाएगी। तो ऑडिटर ने अकाउंट बुक्स और P&L अकाउंट देख के ही चेक नहीं करना, उसके पीछे वाले सारे वाउचर, सारे बिल, सारे इनवॉइस भी चेक करने हैं। अगर कोई खर्चा शो किया गया है तो वो ऑडिटर आपसे उस खर्चे का वाउचर मांगेगा। कोई पेमेंट शो की गई है आपने तो वो उसका बिल भी मांगेगा, बिल को चेक करेगा, पुष्टि करेगा और फिर आपका ऑडिट होगा। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चेक की जाएंगी, जिसमें आएगा सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस दर्शाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा जिससे आपको नेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, और बैलेंस शीट जो कि एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा चिट्ठा है वो भी चेक किया जाता है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि कंपनीज जानबूझकर अपना प्रॉफिट कम शो करती हैं और कभी-कभी ज्यादा भी शो करती हैं। अब कम क्यों शो करती हैं? कम इसलिए शो करती हैं कि उनको टैक्स ही ना देना पड़े, वो छुपाना चाहती हैं अपना सारा प्रॉफिट, बिना वजह के खर्चे दिखाए जाते हैं, बिना वजह के लॉसेस दिखाए जाते हैं, ताकि असली प्रॉफिट जो है वो टैक्स वालों से छुपा लिया जाए, टैक्स इवेजन जिसको हम बोलते हैं। तो कहीं कंपनी ने अपना प्रॉफिट कम करके नहीं दिखाया हुआ, ये ऑडिट ने चेक करना है, ठीक है। और मैंने बताया कि कभी कभी वो ज्यादा प्रॉफिट भी शो करते हैं, इतना हुआ नहीं होता प्रॉफिट, वो जानबूझ के प्रॉफिट ज्यादा शो करते हैं। क्यों शो करते हैं ज्यादा प्रॉफिट? क्योंकि अगर वो प्रॉफिट ज्यादा शो करेंगे तभी वो फ्यूचर में होने वाले जो शेयर्स लॉन्च करने वाले हैं उनके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। देखो ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे तो जब शेयर्स लॉन्च करेंगे तो वो ये बोलेंगे ना कि देखो देखो पिछले साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ, जो कि हुआ नहीं था, पर वो इस तरह से दिखाते हैं, प्रलोभन देते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारा इतना प्रॉफिट है, आइए हमारे और शेयर्स को सब्सक्राइब करो। सो दैट इज ऑल्सो अ फ्रॉड, है ना, वो भी तो गलत चीज है ना। इसलिए ऑडिट का काम है सच्चाई को देखना और ये पुष्टि करना कि जो अकाउंट्स हैं वो सच है, ना तो प्रॉफिट घटा के दिखाया जा रहा है ना ही प्रॉफिट बढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो उससे कोई भी जालसाजी हो गई, धोखाधड़ी, उस सब को क्रॉस करने की कोशिश करता है ऑडिटर। तो जब हम देखते हैं कि ये जो शेयर होल्डर्स की ये रिपोर्ट आती है उसमें ऑडिटेड रिपोर्ट लगाई जाती है ना बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो ऑडिटेड रिपोर्ट क्यों लगाई जाती है? ताकि इन्वेस्टर्स को तसल्ली दी जा सके कि ये सच्चाई वाले अकाउंट्स है, इसमें कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं हुआ हो। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑडिटर जो है वो चेक करता है, वेरीफाई करता है कि कंपनी की ट्रू और फेयर, फेयर माने यहाँ पर सच्ची वाली पिक्चर जो है वो सामने आए,
सच्चे अकाउंट्स दिखाए जाएं, इसको ऑडिट बोला जाता है। दूसरा नाम फाइनेंशियल ऑडिट है और इसी को ही कंपनी ऑडिट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हमारा अकाउंट का काम खत्म हो गया, जब आपने अकाउंट का सारा चिट्ठा बना लिया, ट्रांजैक्शन सब रिकॉर्ड कर दिए, तभी ऑडिटिंग का काम शुरू होता है। ऑडिटिंग का काम वहां शुरू होता है जहां अकाउंटिंग का काम खत्म हो गया। ऑब्वियसली पहले काम करेंगे फिर ही तो चेकिंग करवाएंगे ना। तो ऑडिटेड अकाउंट्स के बारे में वो वेरीफाइड होते हैं, ऑडिटर ने किए गए होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट होते हैं, उसमें कोई भी जाने अनजाने वाली कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि उसने आपका चेक किया है। और रिलायबल माने आप उन अकाउंट्स को जो ऑडिट हो चुके हैं उनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो। अगर आपने उस कंपनी में पैसा लगाना है तो आपने अगर ऑडिटेड अकाउंट्स देख लिए तो ये पुष्टि हो जाती है कि ये सच्चाई वाले अकाउंट्स हैं, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। टैक्स ऑफिसर जो है, जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो भी ऑडिटेड अकाउंट्स को ही ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उनके दिल में ये रहता है कि ये पुष्टि हो चुकी है, इसके ऊपर ऑडिटर की स्टैंप और सर्टिफिकेशन जो है वो लग चुका है। एक्सटर्नल ऑडिटिंग माने अगर आपने बाहर से ऑडिटिंग करवाई है तो टैक्स ऑफिसर का काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो देखने ही हैं ऑडिटर ने, जैसे कि आपको बताया। नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब बैलेंस शीट वगैरह के अलावा भी उसने जो भी रजिस्टर आपने बनाए हैं वो सारे चेक करेगा, जिसमें एम्प्लॉइज का रजिस्टर भी आ गया, कितने कर्मचारी आपने लगाए हुए हैं और कितने दिखाए हुए हैं। एट टाइम्स होते इतने नहीं है जितने दिखा दिए जाते हैं, राइट। तो इन सबको भी, एम्प्लॉइज रजिस्टर को भी ऑडिटर चेक करता है, शेयर होल्डर रजिस्टर को भी चेक करता है कि क्या कंपनी की असली पोजीशन है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एक डेफिनेशन है, इसको वर्ड बाय वर्ड पिक करेंगे। वो कहते हैं कि सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स और डाटा का मतलब क्या हो गया, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने बनाई हैं उसकी एग्जामिनेशन होती है, उसकी चेकिंग होती है। जो ये चेकिंग है वो सिस्टमैटिक है, ऐसा नहीं है कि बस एक नजर मारी और चलो हो गया, नो। हर खर्चे का, हर इनकम का सपोर्ट एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा बिल है, ये हमारा वाउचर है। सिस्टम के साथ आपके अकाउंट्स की जो है जांच होती है। दूसरा वर्ड यहां आता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट मतलब जो ऑडिटर है उसका कंपनी से लेना देना कोई नहीं, वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है कि उसने बॉस को खुश करने के लिए हाँ बोलनी है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक अकाउंट्स है, ऐसा नहीं है। वो बाहर से आएगा, उसका कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, ना तो उसके फ्रेंड की कंपनी होनी चाहिए ना उसके रिश्तेदार की कंपनी होनी चाहिए, और वो बाहर से आएगा और अनबायास्ड मतलब वो पक्षपात नहीं करेगा कि अरे अरे हाँ हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं, नो। वो एक सच्चा और स्पष्ट जांच होगी जिसमें किसी का भी कोई, उसने कंपनी के बॉस को oblige नहीं करना, खुश नहीं करना, क्योंकि उसका कर्मचारी थोड़े भी है, वो तो बाहर से आया है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है, उसका कंपनी से लेना देना कोई नहीं। तो समझ में आ गया ना, सिस्टमैटिक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है और परफॉर्मेंस को भी चेक करेगा। किसके थ्रू चेक करेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी देखेगा, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अभी हमने आपको पिछली स्लाइड में बताया, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस बाय द ऑडिटर। और करेगा कौन, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी सड़क पे चलता हुआ इंसान से जांच नहीं करवाई जाती है। प्रॉपर एजुकेटेड क्वालिफाइड सर्टिफाइड प्रोफेशनल सीए आके आपकी जांच करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो पर्सन। ओके, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। दूसरी डेफिनेशन हम लेते हैं बाय आरजी विलियम्स। ये क्या कहते हैं, इट इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन माने आपका चेक किया जा रहा है, किस किस चीज का, आपकी किताबों का, आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं, आपके जो वाउचर है, उन सब का। क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो आपने बैलेंस शीट बनाई है क्या वो प्रॉपरली बनाई है, बैलेंस शीट आपकी कंपनी की अच्छे से बनी है, सच्चाई से बनी है कि नहीं बनी है, ये देखने के लिए जांच की जाती है, ताकि आपके बिजनेस के स्टेट ऑफ अफेयर्स के, आपका बिजनेस कहाँ खड़ा है, उसकी ट्रू और करेक्ट पिक्चर जो है वो सामने आ सके। तो ऑडिटर ने आके आपका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है। उद्देश्य यही रहता है कि जो आपकी अल्टीमेट बैलेंस शीट है वो प्रॉपरली बनी हुई होनी चाहिए और सच्चाई वाले अकाउंट्स जो हैं, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी छुपा लिया, बढ़ा दिया, घटा दिया,
बिना उसके सच वाले अकाउंट्स आपके बिजनेस के सामने आ सकें। अब बात होती है कि हु कंडक्ट्स द ऑडिट। द क्वेश्चन इज, कौन करता है जी? एक इंडिपेंडेंट पर्सन, इसका मतलब मैंने आपको बताया जिसका आपके बिजनेस से, आपकी कंपनी से लेना देना कोई नहीं, बाहर से आएगा, उसने आपको खुश नहीं करना, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपका जानता भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, तभी वो नो पक्षपात वाला डिसीजन दे पाएगा। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड, बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो ही कंडक्ट कर सकता है ऑडिट। तभी वो अपना ट्रू और फेयर ओपिनियन, अपनी जो राय है वो तभी सच्ची राय दे पाएगा, और वो देता भी है। ऑडिटर का काम ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी स्टैंप लगानी है सारा कुछ चेक करने के बाद। बायासनेस होती है पक्षपात, नो बायासनेस, ना तो वो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, ना वो तुम्हारे की भी तुम्हारे से खुंदक है तो वो तुम्हारी गलतियां ही निकालेगा, ऐसा भी नहीं करेगा। ही इज नॉट बायास्ड, ओके। और ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट में ये लिखेगा कि जो इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो ट्रू और फेयर हैं कि नहीं, बस इतना काम है उसका। उसका आपके बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं होगा। प्रोफेशनल सीए होंगे जी बाहर वाले ऑडिटर साहब हमारे, उन्होंने सीए का सर्टिफिकेट लिया होगा, वो बाहर से ही हायर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी के पास बहुत पैसा है तो आपने अपने पास एक एम्प्लॉय रख लिया जो कि एक सीए है और उसी को ऑडिटर बना दिया। नो 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 नो, ही विल बी हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आएंगे, वो आपकी कंपनी के कर्मचारी कतई नहीं होंगे। इसी चीज को एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है क्योंकि आपने बाहर से ऑडिटर हायर किया। ओके अब दूसरी टर्म हम समझाना चाहेंगे, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट वो ऑडिट है जिसमें आपके एक अकाउंटेंट ने ट्रांजैक्शंस बनाई, उसने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया, ट्रेडिंग भी बनाया, बैलेंस शीट भी बनाई एक अकाउंटेंट ने, और दूसरे अकाउंटेंट ने उसको चेक कर लिया। वो जो दूसरा अकाउंटेंट है ना वो आपका कर्मचारी है, आपका एम्प्लॉय है, वो बाहर से नहीं आया। एक बंदे ने ट्रांजैक्शंस लिखी और दूसरे ने उसको चेक कर लिया। ये क्या था? ये था इंटरनल ऑडिट। आपके स्टाफ ने ही सारा काम कर दिया, ऑडिट का काम भी कर दिया और आपकी सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे चेक भी कर लिया। तो जब ये वेरिफिकेशन इंटरनली हुई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो गई, तो वो क्या कहलाई? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि वो बंदा सीए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई फंडा नहीं है इंटरनल ऑडिट के लिए। आप अपने किसी भी कर्मचारी से जिसको बेसिक अकाउंटेंसी आती है उससे इंटरनल ऑडिट करवा लो। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट ऐसे नहीं होता। एक्सटर्नल ऑडिट के लिए तो बाहर से ही प्रोफेशनल सीए हायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द इंटरनल ऑडिटर, जैसा कि बताया, वो किसको रिपोर्ट करेगा? वो करेगा मैनेजमेंट को रिपोर्ट। मैनेजमेंट ने ही कंपनी चलानी है, मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट कर देगा क्योंकि मैनेजमेंट का ही तो एम्प्लॉय है। और यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि वो अपने बॉस को ऑब्लाइज करना चाहेगा, अपने बॉस को खुश करना चाहेगा। तो जो बॉस ने कहा है लिख दो ये वाले खर्चे घटा के लिख दो, ये वाले खर्चे बढ़ा के लिख दो, तो जैसे भी लिखे हैं वो उसी से संतुष्ट हो जाएगा और वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उसने अपने बॉस को खुश नहीं करना, उसने तो सच का साथ देना है। तो वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी? शेयर होल्डर्स को जाएगी, मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और ये जो हमारी एक्सटर्नल ऑडिट की ऑडिट रिपोर्ट होती है ये राइटिंग में होती है जिसके ऊपर उसके सिग्नेचर्स हुए होते हैं। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज ऑडिटिंग की। तो ऑडिटर ने कलेक्ट करना है ऑडिट एविडेंस, उसने सारे चिट्ठे सारे कागज इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले उस इकट्ठे करने के प्रोसेस में उसको उस मैनेजर से इंफॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। जर्नल मांगेगा, लेजर मांगेगा, उन सबके बिलों के खर्चे मांगेगा, वाउचर मांगेगा, इनवॉइस मांगेगा, सारी की सारी सेल्स बुक, परचेज बुक, सब कुछ मांगेगा। रेंट कितना है, उस सबके खर्चे वर्चे सब पहले इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उनको इवेल्युएट किया जाएगा, फिर उन बिल्स की जांच होगी। एक ही डेट पे दो बिल तो नहीं बनवाए हुए, एक ही चीज के दो बिल तो नहीं बनवाए हुए, और खर्चा पे किया है नहीं, बस खर्चों की चिट्ठा इकट्ठा किया हुआ, ऐसा तो नहीं किया हुआ। ही विल बी चेकिंग एवरीथिंग और तभी उसके बाद ही रिपोर्ट देगा। उसको ये देखना है कि जितना उसने मैनेजर से पूछा, जितनी एक्सप्लेनेशन मांगी, क्या वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैनेजर्स मुझसे छुपा रहे हैं, कुछ दाल और ही तो नहीं गला रहे हैं। तो ये ऑडिटर ने अपनी बुद्धि से काम लेना है कि जो जो उसको मटेरियल चाहिए ऑडिटिंग के लिए, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, क्या उसको सारा सबूत, सारी बातें पता चल गई हैं? वो कुछ छुपा रहे होंगे तो प्लीज उसको जांच की तह तक जाना पड़ेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे विश्वास नहीं कर लेना जो मैनेजमेंट ने बता दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि मैनेजमेंट उसको बुद्धू बनाना चाह रहा है लेकिन उसको बुद्धू नहीं बनना।
उसको अपना दिमाग यूज करना है और हफड़ में आके जल्दबाजी में किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचना। अभी हम आपको ऑडिट की इंपॉर्टेंस के लिए एक दूसरा एस्पेक्ट बताते हैं, दूसरी तरह से समझाते हैं। देखिए, जो इन्वेस्टर है, मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो, आपने शेयर्स में पैसे लगाए हैं। तो आपने शेयर्स में पैसे क्यों लगाए हैं? क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको रिटर्न चाहिए अपने शेयर्स के ऊपर, राइट? इसीलिए कोई पैसा लगाता है ना शेयर्स में। तो इन्वेस्टर को एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे क्या कारण रहता है कि उसको उसका रिटर्न चाहिए, उसको उसका मुनाफा चाहिए। तो कंपनी जो है वो इन्वेस्टर ने तो चलानी नहीं है, जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो थोड़ी चलाएगा कंपनी को, उसने तो बस पैसे दे दिए और वो बैठा है उसके रिजल्ट देखने के लिए कि मुनाफा हो तो मेरे हिस्से में भी कुछ आ जाए, है ना? कंपनी कौन चला रहा है? चला रही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने ही उस कंपनी के डेली ऑपरेशंस को देखना है, कितना सामान आया, कितना बिका, कैसे बना, क्या फैक्ट्री लगानी है, कितना प्लांट लगाना है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये कर रही है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही सारी कंपनी को चला रही है, देख रेख कर रही है। अब कंपनी चल गई, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दिया, ठीक है ना? अगर ये प्रॉफिट आया तो इन्वेस्टर की मजे हो गए, इन्वेस्टर जिसने शेयर्स लगाए, शेयर्स में पैसा लगाया था, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर कंपनी ने लॉस दिखाया तो उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, राइट? इन्वेस्टर को हो सकता है स्टॉक डिविडेंड मिल जाए, ज्यादा शेयर्स में प्रॉफिट मिल जाएगा ना, तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा, या हो सकता है उसको कैश बेनिफिट भी मिल जाए घर बैठे बैठे, बहुत अच्छी बात है। या वो कंपनी डिविडेंड ना देकर, कैश बेनिफिट ना देकर सारा का सारा मुनाफा कहां शो कर देगी? रिजर्व में शो कर देगी। उसको बता दिया जाएगा घर बैठे इन्वेस्टर को कि भैया हमने मुनाफा तो लिया था लेकिन हमने सारा का सारा रिजर्व में डाल दिया। तो ये जो आपके इन्वेस्टर थे ये तो घर बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि वो कंपनी हमको थोड़ा सा तो प्रॉफिट जो है वो दे दे। तो इस सिलसिले में बात आगे बढ़ाते हुए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने दे दी, तो ये इन्वेस्टर जो घर बैठा है ये कैसे विश्वास करे कि वो सच है, कि वो सच में ही कंपनी सच बोल रही है? ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी पैसे कमा रही है और अपने अंडरग्राउंड टेबल में खुद ही खाई जा रही है, मुझे बुद्धू बना के बैठी हुई है, मैंने शेयर्स में पैसे लगाए थे, मैं तो घर बैठे प्रॉफिट का वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो कंपनी चला नहीं रहा हूं, तो मुझे तो कंपनी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो कैसे पता चले उसे घर बैठे कि सच में जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया गया है वो सच्चा है, वो धोखाधड़ी का केस नहीं है? तो इन्वेस्टर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना इन फैक्ट्स को लेकर कि भैया ये सच है कि झूठ है, मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया। तब देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर की कितनी बड़ी जरूरत है। जब वो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑडिटर से अप्रूव करवा ली, इंडिपेंडेंट ऑडिटर से चेक करवा ली, तो वो इन्वेस्टर घर बैठे ही खुश हो जाएगा। अगर लॉस भी दिखाया गया है तब भी उसके दिमाग से ये कंफ्यूजन तो निकल गई ना कि मेरे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो गई। अगर तो प्रॉफिट आ गया तो वेरी गुड, अगर प्रॉफिट नहीं भी आया तब भी एक दिल में तसल्ली हो गई, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने आकर कंपनी के अकाउंट्स को जांच कर लिया। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर का। इंडिपेंडेंट ऑडिटर में एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही आकर, उसका ना तो इन्वेस्टर से कुछ लेना देना है, ना ही उस कंपनी से कुछ लेना देना है, ना उसने इन्वेस्टर को खुश करना है, ना उसने उस कंपनी के मैनेजमेंट को खुश करना है। उसने तो आके बिना किसी पक्षपात के अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन देना है कि हाँ जी भाई तुम्हारी किताबें सच बोल रही हैं। तो ये सिस्टमेटिकली जब एग्जामिनेशन हो जाती है तो इन्वेस्टर जो है घर बैठे खुश हो जाता है। और ऑडिटर से ये प्रोफेशनल लेवल पर भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना सच्चा ओपिनियन देंगे, ट्रू पिक्चर दिखाएंगे, है ना? इसीलिए वो ऑडिटर रिपोर्ट मांगी जाती है कि भैया लिख के साइन करके दो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि हमने सब कुछ ठीक ठाक ही किया है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, क्यों किया जाता है भाई ऑडिट। उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स में हमने इसको बांटा है। एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको हम मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? तो वो बात रिपीट होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करना है, चेक करना है क्या सब कुछ वाउचर्स बिल्स के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथ्स का चेक करना है। भैया 2 + 2 को 4 ही लिखा है ना, जाने अनजाने में 2 + 20 तो नहीं कर दिया है ना, 57 को 570 तो नहीं लिख दिया,
एक होती है जानबूझ के की गई गलती, एक होती है अनजाने में। ऑब्वियसली कोई ह्यूमन काम करेगा, इंसान है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो वो मैथ्स की एक्यूरेसी को भी चेक करना जो है वो भी ऑडिटर का काम है, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, अगला बात हम करते हैं ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। देखिए, आपने खर्चे दिखाए हैं 4,000 रुपए के, ठीक है, उसका बिल आपके पास है नहीं, आपने लिख दिया 4,000, तो क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो सच है खर्चा, कि अरे ये तो जाली खर्चा है, इसको काटो, राइट? तो आपके किसी भी खर्चे को, आपकी किसी भी इनकम को, किसी भी पेमेंट को चेक करना कि वो क्या सही थी या नहीं। उसके बाद बात करें कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस की। यू नो व्हाट इज कैपिटल नेचर? बड़े बड़े खर्चे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वाले खर्चे। और रेवेन्यू नेचर के खर्चे क्या होते हैं जी? आपके टेलीफोन के खर्चे, आपका रेंट हो गया, इस तरह के खर्चे ढंग से लिखे हैं। कैपिटल, आपने मशीनरी के ऊपर खर्चा किया तो वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा देना खर्चा, नो, वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। रेवेन्यू नेचर के खर्चे बैलेंस शीट में नहीं जाते। क्या ये आपने ठीक तरह से लिखे हैं सारे खर्चे? सारी आपके जो भी आपने परचेजेस करी हैं, रेवेन्यू टाइप को अलग डीलिंग होती है, कैपिटल टाइप को अलग डीलिंग होती है, इस चीज की चेक करना ऑडिटर का काम रहता है। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो तो पार्टनरशिप के एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है सब कुछ, और अगर कंपनी चला रहे हो तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है ना सब कुछ। वही इनकम स्टेटमेंट और वही बैलेंस शीट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट्यूटरी जो लॉ आपसे मांग रहा है उसके हिसाब से लिखा है कि नहीं, ये उसने चेक करना है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनल आपकी बैलेंस शीट आपने बनाई है, उसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना है और उसको वेरीफाई करना है कि ओके डन। ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। यू नो, दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव्स, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के ही सब पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हमने लिखा है डिटेक्ट एंड प्रिवेंट ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी मैनेजमेंट को ही धोखा दे रहा है, अपने ही पैसे बनाई जा रहा है और गलत चीजें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल रहा है। अगर इस तरह का कोई फ्रॉड किया जा रहा है जिससे मैनेजमेंट अनजान है, मैनेजमेंट को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो ऐसा कोई फ्रॉड और उसको डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना, ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। एक तो होता है फ्रॉड, धोखाधड़ी, एक होती है गलती, एरर। कोई एरर ही तो नहीं हो रही है, आप जाने में गलती कर रहे हो, अनजाने में गलती कर रहे हो, ये सब चीजों की पुष्टि जो है वो ऑडिटर ही करता है। तो जब हम एरर की बात करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। प्रिंसिपल एरर मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने जर्नल में किस चीज को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, उस तरह की नॉलेज वैसे तो सब अकाउंटेंट्स को होती है, बट समटाइम्स अगर कुछ ऐसी गलती हो रही है, प्रिंसिपल की गलती की मेन वो ही नहीं आता, तो उसको पकड़ा जाएगा, ऑडिटर उसको पकड़ेगा और उसको करेक्ट करेगा। एरर ऑफ ओमिशन, कुछ छूट गया लिखना, है ना, छूट गया, आपने डेबिट में डाला, क्रेडिट में डाला ही नहीं, या आप जानबूझकर ओमिट कर गए, इस तरह की सारी गलतियां। एरर ऑफ कमीशन होता है। कॉम्पनसेटिंग एरर होता है, आपने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डेबिट कर दिए और 2 दिन के बाद 5,000 रुपए एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिए, तो वो एरर तो पकड़ी नहीं जाएगी, है ना, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाना है। तो इस तरह की कॉम्पनसेटिंग एरर जो है वो भी वो पकड़ेंगे। इंटेंशनल एरर, जानबूझ के मैनेजमेंट ने गलती करवाई है या अकाउंटेंट ने अपने पैसे बनाने के लिए ही गलती कर दी, या अनइंटेंशनल एरर, अनजाने में गलती हो गई, सारी गलतियों के चिट्ठे उसने पकड़ने हैं और खोल के रख देने हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है जी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कई कंपनीज जानबूझकर भी अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू कर लेती हैं, कम उसकी कीमत दिखा देती हैं, और कई बार जानबूझ के ही ओवर दिखा देती हैं, है वो 5,000 का दिखाया, वो 15,000 का जा रहा है, उसके पीछे उनके बहुत सारे कारण होते हैं। तो स्टॉक की प्रॉपर वैल्यूएशन हो, ये भी हमारा एक मुद्दा रहता है। ये सब देखते हुए वो मैनेजर को एडवाइस करता है हमारा ऑडिटर कि भैया ये गड़बड़ है, इसको आगे से ना किया जाए। ऑडिटर जो है वो, देखो, धोखाधड़ी को रोक नहीं सकता, वो धोखाधड़ी तो फिर भी होएगी, लेकिन उसको पकड़ सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसको मैनेजमेंट के सामने ला सकता है और ओनर को इन्फॉर्म कर सकता है कि भैया आपकी कंपनी में ये सब हो रहा है, रोक सको तो रोक लो। नाउ वी कम टू द स्टेप्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग किन स्टेप्स पे चलता है? देखिए, सबसे पहले तो ऑडिटर को उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है। अगर वो शुगर फैक्ट्री को ऑडिट करने जा रहा है तो भैया उसको शुगर फैक्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो आप लेकर ही जाइए, अपना होमवर्क करके जाएगा कि होता क्या है। ठीक है ना। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का करने जा रहे हो उसको आपको थोड़ी सी तो नॉलेज रखो। अगर आप टायर्स कंपनी का करने जा रहे हो तो टायरों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं ऑडिटर बनी हूँ एयरटेल कंपनी के लिए तो मुझे पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, उसके काम काज क्या है, कैसे वो ऑपरेशंस करते हैं। मेरे को क्लियर कट नॉलेज हो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट करने जा रही हूँ उसका होमवर्क मैंने अच्छी तरह से किया हुआ होना चाहिए।
उस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी मुझे पता होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं वहां से पूरे पक्का सबूत इकट्ठे कर सकूंगा। सबूत का मतलब वही आ गया, बिल, वाउचर, ये वो, ठीक है ना। अगर ये सबूत मेरे पास नहीं है तो मैं तो ऑडिटिंग कर ही नहीं पाऊंगा। तो हमारा सेकेंड स्टेप ये रहता है कि सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, फिर उनको इवेल्युएट करना। अगर ये एविडेंस कलेक्ट आप नहीं कर सकते तो आप ऑडिटर अच्छे नहीं बन सकते, ना ही ऑडिटिंग अच्छे से चल सकती है। सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द एविडेंस और फिर आप उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चले जाइए, इनके साथ इसको क्रॉस चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, हर खर्चे के पीछे बिल देखिए, वाउचर देखिए, ठीक है। और बैलेंस शीट तक करते करते बैलेंस शीट तक पहुंच जाइए। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट बनाइए, उसके ऊपर साइन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। ये आखिरी स्टेज होती है ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग क्या है, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। इसके रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो यू मोर देन वेलकम, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।